टेंडर भरा हुआ देंगे। और मैं आपसे यही कहने के लिए आज आया हूं, हम सब आज विकास का अनुगामी बने, प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों के साथ आगे बढ़े, नागरिक कर्तव्यों के साथ आगे जुड़े, आपकी सुरक्षा को और आपको विकास के साथ जोड़ने का दायित्व हम लोग निभाने के लिए मंच आपके पास आया, आपसे कहने के लिए एक जातिवाद की राजनीति करने वाले, मत और मजहब के आधार पर आपको लड़ाने भिड़ाने वाले लोग ये केवल और केवल आपकी सुरक्षा में सेंध लगाने का षड्यंत्र करने जा रहे हैं। इनको आपसे कोई लेना देना नहीं होगा। ये लोग केवल बंटवारा करके फिर जब सत्ता में आने का कभी पीएसपी सत्ता में आए, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, इन लोगों ने तब केवल तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं किया। तुष्टीकरण की नीतियों पर चले, अराजकता फैलाए, पर्व और त्योहारों में विघ्न बाधाएं डलवाई, आपको कोई भी आयोजन नहीं करने देते थे, न होली, न दीपावली, न दशहरा, न दुर्गा पूजा, न नाग पंचमी, न कृष्ण जन्माष्टमी, न शिवरात्रि, कोई भी पर्व त्योहार आप शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना सकते थे। आज तो विकास जब आपके द्वारा आया है, बहनों और भाइयों, यह आज 12 से 31 करोड़ की ये परियोजनाएं, जिसमें यहां की विकास की अनेक योजनाएं हैं, इन विकास की योजनाओं में आपके यहां सुरक्षा से भी जुड़े हुए मामले हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज के माध्यम से प्रदेश की आईटीआई को और आपके अंबेडकर नगर जनपद की आईटीआई को भी एक वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट के नए सेंटर के रूप में विकसित करने के कार्यक्रम का भी आज यहां उद्घाटन करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जल जीवन मिशन की योजनाएं हो या फिर यहां की सड़कों का, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का, या फिर बाबा जगरदेव धाम के पर्यटन विकास का हो, या फिर शिलान्यास की योजनाओं में जितने भी सड़कों के प्रस्ताव, बिजली से जुड़े हुए प्रस्ताव और शिव बाबा मंदिर और झारखंड बाबा मंदिर के पर्यटन विकास की योजनाएं जो हमारे पास आई थी, या बृहद गौ संरक्षण केंद्र से जुड़े हुए जो प्रस्ताव हमारे पास आए थे, इन सभी प्रस्तावों को भी इनके साथ जोड़ करके आज यहां पर श्रवण धाम में श्रवण घाट के निर्माण का कार्यक्रम है। इन सभी योजनाओं को आज हम यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास के साथ कार्य करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, कटेहरी विधानसभा की दरबन झील को इको पर्यटन विकास कार्य योजना के लिए भी आज हम यहां पे शिलान्यास करने जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग की 25 परियोजनाओं का, सड़क की परियोजनाओं का जो कटेहरी विधानसभा क्षेत्र से थी, इनके लिए भी धनराशि देकर के इनका शिलान्यास हो रहा है। पावर कारपोरेशन से जुड़े हुए भी जो सब स्टेशन और विद्युतीकरण के कार्य के थे, उनको भी हम यहाँ पे शिलान्यास करने जा रहे हैं। सीएससी कटेहरी के पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण का ब्लॉक का भी आज यहाँ पे शिलान्यास होने जा रहा है, और 140 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण, 4 राजकीय नलकूप, नए नलकूपों की स्थापना के लिए भी आज उसका भी शिलान्यास यहाँ होने जा रहा है, और श्रवण धाम में पर्यटन विकास की कार्य योजना को भी आज हम सब यहाँ पे शिलान्यास करने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही यहाँ पर आज हम लोग कटेहरी का जो बाईपास है, कटेहरी के इस बाईपास के निर्माण के लिए भी आज हम इसको भी स्वीकृत करके इस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये जो इतने सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाएं आपको विकास के लिए मिल रही हैं, ये विकास की योजनाएं इसलिए आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हो, खुशहाली आए, हर हाथ को काम हो, हर खेत को पानी मिले।
इस संकल्प के साथ मोदी जी ने 2014 में जो मंत्र दिया था देशवासियों को, वह मंत्र तो इसी संकल्प का था। मोदी जी ने कहा था हम विकास कराएंगे सबके लिए, सुरक्षा देंगे सबको, सुशासन का लाभ देंगे सबको, लेकिन तुष्टीकरण की नीति पर नहीं चलेंगे। आप मुझे बताओ, अगर भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चलती तो क्या कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो पाती क्या? क्योंकि उसमें तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सभी, इनको देश की कीमत पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं। और राम भक्तों का लहू बहाने वाले क्या अयोध्या में राम मंदिर का समर्थन करते क्या? तुष्टीकरण के पोषक लोग क्या अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के पक्षधर थे क्या? अरे आपकी आवश्यकता थी, देश की आवश्यकता थी, भारत की आस्था का सम्मान होना था। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का संकल्प जो था, उस संकल्प को पूरा करने का काम भी किया गया। और इसलिए मोदी जी ने उस समय एक ही मंत्र दिया था देशवासियों को, और वह था सबका साथ, सबका विकास। विकास सबका। अब जो सड़क यहां की बनेगी, ये लगभग 40 के आसपास सड़कें या बाईपास जो यहां का बनेगा, आप मुझे बताओ, क्या इस पे केवल भाजपा के ही लोग जाएंगे क्या? केवल हिंदू ही जाएगा क्या? अरे सभी लोग जाएंगे। जो श्रापित पथिक होगा, हर व्यक्ति जाएगा। तो विकास तो यही है, विकास सबके लिए। राशन 15 करोड़ लोगों को मिल रहा है। क्या किसी की जाति देख करके, किसी का मत और मजहब देख करके राशन दिया जा रहा है क्या? 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर राशन की सुविधा फ्री में प्राप्त कर रहे हैं। ये तो सबके लिए है। 56 लाख गरीबों के मकान बनाए गए। 10 करोड़ लोगों को प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध हुई। क्या ये चेहरा देख करके दिया गया क्या? बहनों और भाइयों, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन हो, आयुष्मान भारत का कार्ड हो, या फिर राशन कार्ड की सुविधा, राशन की सुविधा, विकास की योजनाएं हो या गरीब कल्याण की योजनाएं, इन योजनाओं में बिना भेदभाव के योजना का लाभ हर एक व्यक्ति को दिया गया। जब भारतीय जनता पार्टी भेदभाव नहीं कर रही है, बिना किसी भेदभाव के सबके साथ, सबका साथ और सबके विकास के साथ आपकी सुरक्षा, आपकी समृद्धि और आपके लिए सुशासन लाने के लिए प्रतिबद्ध है, तो आपका आशीर्वाद भी इसी रूप में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। प्राप्त होगा। आप लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? और हम लोग अभी पिछले दिनों आए थे यहां पे, टैबलेट और स्मार्टफोन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था। 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश का युवा भी तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सके, इसके लिए उन्हें टैबलेट और स्मार्टफोन के साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उन्हें प्रदान किया जा रहा है। और आज मैं आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं, रोजगार मेला हो, ऋण मेला हो, टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण हो या सरकारी नौकरी। आज सरकारी नौकरी 6.5 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को दिया है। अभी पुलिस की भर्ती हुई, 60,200 से अधिक पुलिस की भर्ती की परीक्षा संपन्न हो गई। बहुत जल्दी उसका परिणाम भी आने वाला है। बहनों और भाइयों, 60,200 भर्ती एक साथ हो जाए, ये पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश के हर जनपद का युवा उसमें भर्ती होगा और उसमें भी 15,000 तो केवल बेटियां भर्ती होने वाली हैं। ये जो समाजवादी पार्टी के सौदे और उच्छृंखल लोग जगह जगह बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, ये बेटियां जब भर्ती होंगी, इनकी ट्रेनिंग पूरी होगी, ये जब अपनी यूनिफॉर्म में आएगी
तो इन गुंडों को सड़कों पर ही जूता चप्पल से इनकी पिटाई करके ये जिसके हकदार हैं वह उसका मरम्मत करने का काम भी, उनकी डेंटिंग पेंटिंग करने का काम भी करेंगे। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, अब ये 60,200 भर्ती हम कर रहे हैं और जैसे भर्ती की प्रक्रिया पूरी होगी 40,000 इसके बाद फिर भर्ती करने जा रहे हैं, पुलिस में ही भर्ती करने जा रहे हैं। उसमें भी 10,000 केवल बेटियां भर्ती होंगी। याद रखना, बेटियों को उसमें भी हम भर्ती करने जा रहे हैं। ऐसे ही अन्य भर्तियां भी निकलने जा रही है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में परीक्षाएं कुछ की हो चुकी, कुछ होने जा रही है। अगले 6 महीने के अंदर 40,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का शिक्षा आयोग गठित हो चुका है। भर्ती की प्रक्रिया तेजी के साथ बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में हजारों भर्तियां इसमें भी आने जा रही हैं। जो मैंने कहा था ना कि अगले 2 वर्ष में 2 लाख भर्ती सरकारी नौकरियों में ही केवल हम लोग करने जा रहे हैं। मैं युवाओं का आह्वान करूंगा, तैयारी करिए। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी आपको मिलेगी। सरकारी नौकरी में रुचि नहीं, निजी क्षेत्र में रुचि है, तो निजी क्षेत्र में भी 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश का प्रस्ताव आया है। ये 40 लाख निजी निवेश का प्रस्ताव का मतलब आप जानते हैं, 1.5 करोड़ नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी, 1.5 करोड़ नौजवानों को। और अब तो हमारी सरकार ने एक और निर्णय लिया है, हमारा युवा अगर अपना स्वयं का उद्यम लगाना चाहता है, कोई स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है, 5 लाख रुपए का लोन ब्याज मुक्त होगा। जितना भी ब्याज आएगा सब सरकार चुकाएगी और युवा अपना उद्योग लगाएगा। पहले चरण में 5 लाख, दूसरे चरण में 10 लाख। जितने उद्यम लगेंगे, जितने भी उद्यम लगेंगे, हम किसी न किसी आईटीआई से, किसी न किसी डिग्री कॉलेज से, किसी न किसी पॉलिटेक्निक से जोड़ेंगे और कहेंगे कि फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट बनता है उस प्रोजेक्ट वर्क में फाइनल ईयर में इन बच्चों को अपने संस्था के साथ जोड़िए, आधा मानदेय आप दीजिए, उसकी पढ़ाई भी करेगा और साथ साथ वह उस फैक्ट्री में या उस संस्था में काम भी करेगा। आधा मानदेय सरकार देगी, आधा वह संस्था देगी और नौजवान अपनी नौकरी के साथ साथ अपना पाठ्यक्रम और अपनी डिग्री, अपना डिप्लोमा, अपना सर्टिफिकेट का कोर्स भी पूरा करेगा। नौकरी भी, रोजगार भी और स्वतः रोजगार भी करोड़ों लोगों को लाने की दिशा में आज सरकार ने प्रयास प्रारंभ किया है। क्या ये लोग जिनके पास न दिल है न दिमाग है, क्या ये लोग कर पाएंगे? क्या ये समाजवादी पार्टी के लोग कर पाएंगे क्या? अरे उनको अवसर मिलेगा फिर डकैती शुरू हो जाएगी, लूटपाट शुरू हो जाएगी, पर्व और त्योहारों में विघ्न बाधा फिर से शुरू हो जाएगी। ये तो पेशेवर दंगाई है, देखते नहीं, जब कभी अवसर मिलता है तो वहीं पे गुत्था इनका आपस में ही शुरू हो जाता है। क्योंकि जब पब्लिक, इनको मालूम है आज के दिन पे पब्लिक को हाथ लगाएंगे तो पुलिस के डंडे उनके हाथ तोड़ देगी, इसलिए ये लोग आपस में ही उलझ जा रहे हैं, आपस में ही इनमें नूरा कुश्ती चल रही है। लेकिन बहनों और भाइयों, इनके बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। विकास, सुरक्षा और सुशासन के लिए आप डबल इंजन की भाजपा की सरकार के समर्थन के साथ, एनडीए के साथ खड़े होइए और मैं आपका आह्वान करूंगा, विकास, सुरक्षा और समृद्धि की गारंटी हमारी होगी, रोजगार और नौकरी की गारंटी हमारी होगी। विकास के लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हमारे घटक दल इसमें आपके साथ सहयोगी बन करके आपके स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करने के लिए आगे आएंगे। और मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूं, जो विकास के कार्यक्रम सरकार के चल रहे हैं, यहां भी हम लोग एक और कार्यक्रम करने जा रहे हैं। महाराज सुहेल देव का हम लोगों ने विजय स्तंभ और विजय स्मारक बहराइच में बनाया है, जहां उन्होंने गाजी को मारा था।
सालार मसूद काजी को जहां महाराज सुहेलदेव ने मारा था अपने सौर प्राकर से 1000 वर्ष पहले, और मैंने देखा है, सुना है, अंबेडकर नगर में भी महाराज सुहेलदेव का किला है। महाराज सुहेलदेव के इस किले के पुनरुद्धार के लिए ईएसआई के साथ हम बातचीत करेंगे। और बहनों और भाइयों, उस किले के संरक्षण के साथ वहां पर भी उनका एक भव्य स्मारक बने, इसके लिए यह भारत माता के महान सपूत हैं, राष्ट्र नायक हैं। उनका सौर और पराक्रम ऐसा था कि उन्होंने जब एक बार सालार मसूद को मारा, 150 वर्षों तक भारत पर कोई विदेशी आक्रांता हमला करने की जरूरत नहीं महसूस कर पाया था, हिम्मत नहीं हुई फिर। और फिर मैं आपसे आश्वस्त करने के लिए आया हूं, सरकार आपके साथ रहेगी, अपने पूर्वजों का सम्मान करेगी। महाराज सुहेलदेव हो या फिर भगवान राम के प्रिय सखा निषाद राज की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने का कार्यक्रम, सरकार लगातार इन कार्यक्रमों को आगे लेकर के चलेगी। आज के इस अवसर पर चलिए आगे बढ़ेंगे। नगर निगम देहरादून ने सरस्वती विहार में स्वच्छता अभियान चलाया है, जिसमें शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और विधायक उमेश शर्मा काऊ ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सड़क पर झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश दिया, साथ ही लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम में फॉगिंग कराने के साथ ही क्षेत्र में लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक भी किया गया है। देखिए, आगामी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में जो है विशेष स्वच्छता अभियान जो पखवाड़ा किया जाना है, उसी के क्रम में आज माननीय शहरी विकास मंत्री जी के द्वारा जो है इसकी अभियान की एक औपचारिक उन्होंने अपनी तरफ से एक संकेत दिया है स्वच्छता के प्रति, जिसमें जो हम लोगों ने जो है आजमपुर की तरफ जो है माता मंदिर रोड पे जो हमारी सोसाइटीज हैं उस पर विशेष अभियान चला रहे हैं, और साथ ही साथ स्वच्छता के अतिरिक्त जो है लोगों को फॉगिंग लार्विसाइडल का छिड़काव भी करवा रहे हैं लोगों की मांग पर, और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि किस तरह जो है इस समय डेंगू के चूंकि सीजन आ रहा है तो उसके प्रति जो है सजग रहें और सचेत रहें। उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव के लिए अभी तारीखों की घोषणा होनी बाकी है, लेकिन दोनों ही पार्टियां इसे चुनौती के रूप में देख रहे हैं। उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जुट गए हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए चुनाव बड़ी चुनौती है। हालांकि बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि मंगलौर विधानसभा सीट बीजेपी की कभी नहीं रही, बावजूद इसके बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में हार की समीक्षा की गई है, जो गलतियां रही हैं उन्हें दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। देखिए, प्रत्येक चुनाव में चुनौती तो रहती है, ये स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी गलतफहमी में है। हमने मंगलौर विधानसभा का चुनाव 422 वोट से हारे हैं, लेकिन यही मंगलौर विधानसभा से लोकसभा चुनाव 2024 में हम 23,000 वोट पीछे थे। हम 23,000 से घट करके 422 पर आए हैं। वहां हम हारे नहीं, वहां हम जीते हैं। बद्रीनाथ विधानसभा का जहां तक सवाल है, हमने वहां की हार के कारणों की समीक्षा की है, और जो कमियां बद्रीनाथ विधानसभा में रही हैं वो कमियां केदारनाथ विधानसभा में नहीं रहेंगी। इस बात के लिए पार्टी ने पूरी रणनीति बनाई है, और केदारनाथ विधानसभा को हम भारी बहुमत के साथ में चुनाव जीतेंगे। वहां का कार्यकर्ता कमर कस चुका है। और इस वक्त बस्ती से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एचएनएन की खबर का बड़ा असर हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि एचएनएन की खबर का यहां पर बड़ा असर हुआ। गांजा बनाते हेड कांस्टेबल का फोटो वायरल हुआ था। वायरल फोटो पर एसपी ने हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। एसपी ने सीओ कलवारी को इस पूरे प्रकरण में जांच के आदेश भी दिए हैं। तो ये फोटो देखिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है, यहाँ पर किस तरीके से कांस्टेबल गांजा बनाते हुए नजर आ रहा है। इस फोटो के बाद यहाँ पर अब बड़ी कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। साथ ही सीओ कलवारी को इस पूरे प्रकरण में जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। एसपी की ओर से ये बड़ी कार्रवाई हुई है। एचएनएन ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था।
अगले खबर का रुख करेंगे जो कि बुलंदशहर से है। बुलंदशहर में रौब देखने को मिला है। आपको बता दें कि बुलंदशहर थाना रामघाट में तैनात दरोगा पर झूठे केस में फंसाने का डर दिखाकर वसूली का आरोप लगा, जिस पर एक्शन लेते हुए एसएसपी श्लोक कुमार ने दरोगा को निलंबित कर दिया। बताया गया कि रेप में फर्जी मामले में फंसाने की धमकी देकर महिला 1.5 लाख की वसूली की कोशिश कर रही थी और दरोगा ने भी इसमें महिला का साथ दिया। इसके बाद पीड़ित युवक ने थाने में तहरीर देकर महिला दरोगा समेत 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। ये थाना रामघाट क्षेत्र में एक युवक जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्य करता था, वहाँ पर उसका 1-2 महिलाओं से भी संपर्क हुआ जो कि उस हॉस्पिटल में कार्य कर रही थी और उसमें से एक लेडी के द्वारा इसको फ़ोन करके बुलाया गया कि तुम्हें आओ एक लड़की से मिलवाते हैं, जिस पर ये वहाँ गया और उसको एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में वो लड़की भी मौजूद थी और बाद में इनके साथ अपने अन्य साथियों को इस महिला ने बुला लिया और ये आरोप लगाया कि उस लड़के के द्वारा जो कमरे में लड़की थी उसके साथ रेप की घटना कारित की गई है और लड़की ने भी ऐसा ही आरोप लगाया है। और फिर उसके बाद इन सभी लोगों ने मिलकर उससे 1.5 लाख रुपए की मांग की, कहा ये पैसा दे दो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया जाएगा और एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और इसकी सूचना थाने पर भी एप्लीकेशन दे दी जा रही है। अधिक जान कर लेते हैं, हमारे संवाददाता जिशान अली फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। जिशान, जिस तरीके से यहाँ पर ये रौब दिखाया गया है और ये पूरे प्रकरण में अब किस तरीके का अपडेट सामने निकल कर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए रवि, बताना चाहेंगे बुलंदशहर के रामघाट का ये पूरा मामला है, जहाँ एक रामघाट थाने में ये दरोगा हैं पप्पू सिंह, जिन पे ये आरोप लगा है कि ये जो आरोपी जिसमें बनाए गए हैं और जो शिकायत करता है महिला और उसके परिजन, उससे दरोगा जो है मिल गए थे और उनके खिलाफ झूठा मामला बता करके और उनसे 1.5 लाख की फिरौती की बात की गई थी कि 1.5 लाख रुपए दे दो और तुम्हारा मामला जो है यहीं के यहीं मैं निपटा दूंगा, थाने तक जाओगे तो बात और बढ़ जाएगी। जिस तरह से जो आरोपी है इसने शिकायत एसएसपी कार्यालय में जाकर एसएसपी श्लोक कुमार से की है। उन्होंने पूरा मामला बताया। एसएसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए जो एसपी देहात हैं रोहित मिश्र, उनको जांच सौंपी, तो उसमें जांच में ये सही पाए गए जो दरोगा थे ये दूसरी पार्टी से मिले हुए थे, महिला और उसके परिवार से, जो झूठा केस लगा रहे थे 376 वगैरह का और अन्य केस लगा रहे थे। तो इसको जो पीड़ित है उसको बुलाते हैं ये महिला और अपने परिवार वालों को बुलाते हैं एक हॉस्पिटल में कि यहाँ आ जाओ और तुमसे बात करनी है। तो पीछे से जो दरोगा हैं पप्पू सिंह, ये भी हॉस्पिटल में आ जाते हैं। तो पप्पू सिंह ये जो पीड़ित है इससे कहते हैं कि तुम थाने जाओगे तो मामला बढ़ जाएगा, इस मामले को यहीं के यहीं खत्म कर लो, रफा दफा कर दो, जो भी इनका लेन देन है उस चीज को तुम निपटा दो। तो वो कहता है कि जी क्या तहरीर इन्होंने मेरे खिलाफ दी है थाने में, वो मुझे दिखा दीजिए। तो दरोगा जी जो पप्पू सिंह है ये कहते हैं कि जो तहरीर इन्होंने दी है वो थाने में है, लेकिन जो पीड़ित है इसके परिवार वाले थाने जाते हैं, मालूम करते हैं तो पता चलता है कि जो पीड़ित है उसके खिलाफ कोई तहरीर ही नहीं दी गई है, बल्कि 2 नंबर तरीके से इसको पीड़ित जो महिला है शिकायत करता, यानी कि कुल मिलाकर झूठे केस में फंसाने की धमकी का जो आरोप था उस पर ये बड़ी कार्रवाई है। बहुत शुक्रिया जिशान तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।